हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। बेसिकली हम लोग क्लास 9th में जितने सारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो वाला हम लोग कवर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूंकि चैप्टर का नाम गति है, तो सबसे पहले हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि गति है क्या। गति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। तो मोशन को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। उसमें हमको दो चार जो शब्द हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। वो क्या क्या शब्द हैं? जैसे आपको पता होगा, एक शब्द है जिसको हम स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति। स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोजीशन। तो आप कुछ जो शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसको अंग्रेजी में भी अगर जान लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो स्थिति की बात होगी, एक समय की बात होगी। आपको पता है, कोई भी आप जब काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए या कुछ भी होता है तो उसके लिए टाइम का लगना ज़रूरी है, मतलब समय का एक अंतराल होता है। आप जब कुछ करते हैं, जैसे बल्ब को आपने ऑन किया, फिर थोड़ी देर बाद आपने ऑफ़ किया, तो ऑन और ऑफ़ करने के बीच में एक समय का अंतराल होता है। तो समय का लगना ज़रूरी है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, उसके लिए समय का लगना आवश्यक है। ठीक है, एक स्थिति के बारे में बात करेंगे। स्थिति का मतलब आप मान लेते हैं कि घर के किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं या आप बीच में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बैठे हुए तो आपकी एक स्थिति है। आप दीवार के आगे हैं, आप रोड के किनारे हैं या नदी के किनारे हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, वो आपकी क्या है? स्थिति है। बात समझ आ रही है? ये जो पोजीशन है या स्थिति, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये किसी और जगह में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहीं पढ़ते हैं किसी स्कूल में, तो आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका जो पोजीशन है एज अ स्टूडेंट है, विद्यार्थी के हिसाब से। जो शिक्षक हैं उसकी जो स्थिति है, उनका जो पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर है, मतलब उनका रिस्पेक्ट है वहाँ पे। वैसे आपका भी रिस्पेक्ट है, लेकिन आपकी अपनी पोजीशन है। जैसे किसी ऑफिस में चले जाएंगे आप, तो उस ऑफिस में जो ऑफिसर होंगे, उनकी स्थिति, उनका जो पोजीशन है ऊपर है। उसके बाद जो क्लर्क है, जो किरानी है, वो उनका नीचे है। तो इस तरह से स्थिति को हम समझते हैं। हम लोग कहीं खड़े रहते हैं तो भी, जैसे ये बोर्ड है, ये हमारा वाइट बोर्ड है, यहाँ पे हम हैं, तो इस कॉर्नर से ये कितना दूर है, ये इसकी अपनी स्थिति है। ठीक है, तो किसी की जो स्थिति होगी वो दूसरे पर निर्भर करती है कि आप दूर है या नज़दीक है। जैसे मैं हूँ किशनगंज में। किशनगंज बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मुंबई से बहुत दूर है। बात समझ आ रही है? तो किशनगंज की जो स्थिति है वो ऐसे समझ आ रहा है कि मुंबई से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम किशनगंज की बात करें सिलीगुड़ी से, तो सिलीगुड़ी से थोड़ा नज़दीक है। तो जो किशनगंज का जो पोजीशन है वो दूर है या नज़दीक है, वो दूसरे शहर पर निर्भर करेगा। तो किसी की स्थिति खुद नहीं समझ आती, वो दूसरे पर निर्भर करती है। और जो चीज़ को हम परिभाषित करें और उसके लिए दूसरे की ज़रूरत पड़े, तो वैसे शब्द को, वैसे पद को हम लोग रिलेटिव टर्म कहते हैं, मतलब सापेक्ष पद। कौन सा पद? सापेक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? रिलेटिव। जैसे आप बेटा हैं, अपने अब्बा का बेटा हैं, लेकिन आप सबके लिए बेटा नहीं है ना, तो आपको बेटा होने के लिए अपने अब्बा की ज़रूरत पड़ी। तो ये रिलेटिव बात हो गई। कैसी बात हो गई? रिलेटिव। ठीक है, जैसे फादर हैं आपके, तो आपके जो अब्बा हैं, वो आपके जो पिताजी हैं, वो सबके पिताजी तो नहीं है ना, वो आपके पिताजी हैं, आपकी बहन का पिताजी हैं, आपके भाई का पिताजी हैं, लेकिन सबके पिताजी नहीं है। तो जो पिताजी होना या बेटा होना, ये सब सापेक्ष हैं। क्या है? सब सापेक्ष शब्द हैं या सापेक्ष पद हैं। ठीक है, लेकिन आपका नाम, मान लेते हैं कि आपका नाम किरण है, तो किरण जो है वो किरण सबके लिए किरण है। या मेरा नाम अकबर है, तो मैं सबके लिए अकबर हूँ, लेकिन मैं भैया हूँ, सबका भैया नहीं हूँ। मैं बेटा हूँ, सबका बेटा नहीं हूँ। ये जो बेटा होना या भैया होना, ये एक रिलेटिव शब्द है, मतलब ये सापेक्ष शब्द है। लेकिन मेरा अकबर होना, मेरा नाम जो अकबर है, ये सबके लिए मेरा नाम क्या है? अकबर है। जैसे आप पानी की बात करें,
आप पानी को छुएंगे, कोई कहीं पानी बाल्टी में रखा हुआ है, छू रहे हैं, आपको गर्म लग रहा है। आपको वो पानी क्यों गर्म लगा? क्योंकि पानी का जो तापमान है उसका तापमान से कम तापमान है आपके हाथ का तापमान, तो आपको पानी गर्म लगा। लेकिन अगर आपके हाथ का तापमान पानी के तापमान से ज़्यादा हो जाए तो वो आपको पानी क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो पानी का ठंडा लगना या गर्म लगना दूसरे पर निर्भर करता है कि पानी के तापमान से आपके हाथ का तापमान ज़्यादा है या कम। बात समझ आ रही है? लेकिन पानी तो सबके लिए पानी है ना, तो पानी सबके लिए पानी है। पानी एक सापेक्ष शब्द नहीं है, वो निरपेक्ष शब्द है। कैसा शब्द है बताइए? निरपेक्ष शब्द है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। स्थिति, समय, सापेक्ष, निरपेक्ष, इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। किसको समझने के लिए? गति और विराम को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा आपको कि आप किसी का बेटा हैं तो फिर अब्बा भी होंगे ना आपके, मतलब अब्बा और बेटा है तभी तो बेटा और अब्बा, बेटा और अम्मी। ऐसे तो बेटा नहीं हुआ होगा, या तो अम्मी का बेटा होगा या अब्बा का बेटा होगा। मतलब ये पिताजी के का बेटा होंगे आप या अम्मी जी का बेटा होंगे, या दोनों का ही तो बेटा होंगे वैसे आप। तो पिताजी मतलब बेटा तभी आप जब माता हैं और पिता हैं। तो बगैर माता और पिता का बेटा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वो जो अलग से ऐसे बोलते हैं बेटा बेटा इधर आओ, वो अलग बेटा है। मैं रिश्ता वाला बेटा की बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल बेटा होता है, सही माने में जो बेटा होता है। तो आप समझ आ रहा है कि बेटा होना या बेटी होना, पिता होना, माता होना, ये सब रिलेटिव बात है। कैसी बात है? रिलेटिव बात है। तो जब बेटा है तो माता है, बेटा है तो पिता है। उसी तरह से मोटा है तो पतला भी है। जब कोई मोटा है, मोटा इसीलिए क्योंकि उसके आसपास के लोग क्या हैं? पतले हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो आपको समझ आएगा कोई गति में अगर है तो ये ज़रूरी है या आवश्यक है कि वो विराम में ही रहा होगा, विराम में भी रहा होगा। मतलब गति की बात तब हुई होगी ना जब वो विराम में रहा होगा, तभी तो वो गति में आया होगा। आप जो लगता है कि ये गाड़ी चल रही है, ये गति अवस्था में है, ये गतिशील इसीलिए क्योंकि पहले वो किस में था? विराम अवस्था में। लेकिन ये विराम अवस्था में होना या गति अवस्था में होना, इसको हम लोग ठीक से अभी नहीं समझे। इसको ठीक से समझने के लिए क्या समझे? पहले हम क्या लिखते हैं बताइए? ये सब उतार ले, ये सारे शब्द हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है वो है विराम और गति। विराम और गति को समझने के लिए हम लोग बहुत बात करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। इतनी तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो विराम और गति क्या है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो आप अक्सर कहते हैं। जैसे आप अपना स्कूल जाते हैं या घर जाते हैं तो घर के बारे में आप कहते होंगे कि मेरा घर आ रहा है। कभी कहे होंगे? आप सोचें कि क्या आपने यह वाक्य कभी इस्तेमाल किया है कि मेरा घर आ रहा है। या अभी ट्रेन में आप हैं तो कहते हैं कि स्टेशन आने वाला है, मेरा घर आने वाला है। जब आप स्टेशन में खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि गाड़ी आने वाली है, ट्रेन आने वाला है। बस स्टैंड में आप खड़े हैं तो बोलते हैं बस आने वाली है, ठीक है? तो आप कभी बोलते हैं बस आने वाला है, तो कभी आप बस आने वाली है या आने वाला है वो देख लें, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ गलती हो सकती है, ठीक है? उसके लिए माफ़ करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं घर आने वाला है, स्कूल आने वाला है। इसको अगर गौर करेंगे तो आप गलत कभी कुछ नहीं कहें, वो आप सही कहें। एक और बात मैं जो इस्तेमाल करूँगा वो ये वस्तु, और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे कण। देखिए वस्तु और कण में कोई अंतर नहीं है। अभी आप यूँ समझें कि वस्तु का जो आकार है, वस्तु का जो साइज़ है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी वजह से अगर फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी गति में, तो उसको हम कण कहते हैं। मतलब कण एक ऐसे वस्तु को हम बोलेंगे जिसमें उसका आकार महत्वपूर्ण नहीं होगा। आकार को अगर इम्पोर्टेंस न दें, आकार के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा चिंता न करें, तो उस पूरे वस्तु को हम कण कहेंगे। ये कण, ये केमिस्ट्री का जो कण है, रसायन शास्त्र का जो कण है, वो अलग कण है, ठीक है? हम जो कण की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी वजह से, उसके कारण उसकी गति में कोई अगर परिवर्तन नहीं आता है, बहुत सारी बातें आगे जानेंगे। मतलब अगर हम गति में है कोई वस्तु और उसके आकार को हम नज़रअंदाज करें तो उसको हम कण कहेंगे। तो हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वस्तु के लिए कण इस्तेमाल करेंगे, इसका ख्याल रखें। बेसिकली वो मतलब मेन हम जो कहना चाह रहे हैं वो वस्तु ही कहना चाह रहे हैं, बट हम कण इस्तेमाल, कण का मतलब उसके आकार। जैसे
इस पूरे व्हाइट बोर्ड को हम आगे लेके जाएं तो ये अगर थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, 1 मीटर आगे लेके जाते हैं, तो ये वाला जो साइज़ है ये बहुत बड़ा आकार है 1 मीटर की तुलना में। जब आप चलते हैं यहाँ से कहीं दूर कहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जो दूरी है वो दूरी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और आपका आकार का जो साइज मतलब आपके जो वस्तु का जो आकार है, ठीक है, वो शेप आकार साइज़, ठीक है, हाँ ठीक है, शेप ठीक मैं कह रहा हूँ, मतलब साइज़ समझ रहे हैं ना आप, कितना बड़ा है कितना छोटा है। वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, मतलब बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, वो जो दूरी तय करता है, दूरी तय करने की तुलना में अगर उसका आकार बहुत छोटा हो तो उसको हम कण कहेंगे। जैसे आप खुद अगर किशनगंज से मुंबई जा रहे हैं, मतलब बिहार में हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, तो यहाँ से आप मुंबई जाएंगे तो आपका जो आकार है, आपका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है उसकी दूरी की तुलना में। तो आप उस दूरी के सापेक्ष, मतलब उस दूरी के हिसाब से अगर देखें तो आप अपने आप को कण कहेंगे। तो हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, कण। वस्तु के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कण। इसका ख्याल रखें। कण को इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। वस्तु को कहते हैं, इसको लिख सकते हैं, वस्तु को बॉडी कहते हैं या ऑब्जेक्ट। वस्तु को पिंड भी बोलते हैं हम लोग, और कण को बोलेंगे पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट। पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे। कण मतलब बिंदु वस्तु, ऐसा वस्तु जिसका आकार को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं, जब दूरी बहुत ज़्यादा, तो ये सब उतार सकते हैं आप। तो विराम क्या है, तो हमने कहा एक आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि आप अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मेरा घर आ रहा है, स्टेशन आ रहा है। जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसके बारे में भी आप कहते हैं कि वो आ रहा है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स को जानने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर, आप जानते होंगे सूरज है, सूरज के चारों ओर पूरी दुनिया, पूरा पृथ्वी, सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये तो किस में है, गतिशील है। तो हम लोग भी गतिशील है, पूरा ये जो घर है वो भी गतिशील है। बात समझ आ रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चीज़ों को देखते हैं रुका हुआ और चलता हुआ, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो सब कुछ चल रहा है। कैसे चल रहा है बताइए। वो जो आप सूरज है, सूरज के चारों ओर अगर दुनिया अगर घूम रही है तो हम भी तो उसी में खड़े हैं ना। तो पूरी दुनिया घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, तो मैं भी गतिशील हूँ। तो उस गतिशील के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप जो कभी कहते हैं कि मेरा घर आ रहा है, उसके बारे में ठीक से चर्चा करते हैं। आप यूँ समझिए कि यहाँ पे एक दीवार है और आप यहाँ पे हैं। आपका नाम मानते हैं कि ए है और आप इस दीवार, ये दीवार है, ठीक है। अभी आप यहाँ खड़े हैं और दीवार भी यहाँ पे बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। तो अब बताइए, दीवार और इसके बीच मानते हैं कि 10 मीटर की दूरी है। 10 मीटर क्या होता है, जो लगभग ये जो है ना, ये 1 मीटर है, उसका 10 गुना 10 मीटर है। तो मीटर एक, इसको जो मीटर है ना, 10 मीटर, मीटर से, ये मीटर मात्रक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, मात्रक। मीटर को हम हिंदी में से म दीर्घिकार मीटर, मीटर, ठीक है। 10 क्या है, एक संख्या है जिसको हम नंबर कहेंगे, संख्या, ठीक है। ये इसका परिमाण है, 10 मीटर है। ये ए दीवार से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर है। इतना हम बना नहीं सकते, छोटा करके बनाए। तो ए, अब अभी देखा गया कि समय के साथ, मानते हैं कि अभी मैं देखना शुरू किया और समय बदल रहा है, समय तो हमेशा आगे बढ़ेगा। समय के साथ ए और दीवार के बीच की जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब दीवार, मानते हैं, ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, पूरब, पश्चिम। तो ये जो दीवार है, ए के हिसाब से देखा जाए तो 10 मीटर पूरब की तरफ, 10 मीटर पूरब की तरफ है, और ए दीवार के हिसाब से 10 मीटर पश्चिम की तरफ है। बात समझ आ रही है। तो समय बदलने के साथ साथ दीवार का जो स्थिति है ए के हिसाब से नहीं बदल रहा है, और ए की भी स्थिति जो है समय के साथ दीवार के हिसाब से नहीं बदल रहा है। क्योंकि समय बदल रहा है, लेकिन ए के हिसाब से दीवार 10 मीटर पूरब की तरफ था और दीवार अब भी ए के हिसाब से 10 मीटर पूरब की तरफ है। मतलब ए के हिसाब से समय बदलने के साथ दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है। आप समझें इसको, थोड़ा सा वेट करें।
तो मैं ये कह रहा था जो दीवार है, दीवार की स्थिति ए के हिसाब से समय के साथ दीवार की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, और ए की भी जो स्थिति है दीवार के साथ, दीवार के हिसाब से समय के साथ ए की स्थिति में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब ए दीवार के हिसाब से 10 मीटर पूरब की तरफ है और दीवार ए के हिसाब से 10 मीटर, सॉरी, ए जो है दीवार के हिसाब से 10 मीटर पश्चिम की तरफ है और दीवार ए के हिसाब से 10 मीटर पूरब की तरफ है, दीवार ए के हिसाब से, समझ रहे हैं ना। और इसकी जो स्थिति है, स्थिति में क्या बात हुई, एक दिशा है और एक दूरी है, ठीक है। दोनों के बीच की एक दूरी होती है डायरेक्ट वाली और एक दिशा। तो किसी की स्थिति को हम समझाने के लिए गति और विराम के हिसाब से हमको समझाने के लिए हमको समझाना पड़ता है, मतलब भौतिकी के हिसाब से, भौतिक शास्त्र के हिसाब से हमको समझाना पड़ता है कि उसको किधर है और कितनी दूरी पर है। किधर मतलब दिशा और कितनी दूरी पर है, तो वो तो आप समझ ही रहे हैं। इसमें अगर बदलाव समय के साथ नहीं आएगा तो हम कहेंगे वो विराम अवस्था में, वरना वो गति अवस्था में होगा। आई थिंक कि आपको बात, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बात समझ आ रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ, मैं अब समय के साथ देख रहा हूं, ये मान लो 2:30 PM से 3:30 PM तक हमने देखा, मतलब 1 घंटे तक देखा, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अब 1 घंटे के बाद हमने देखा कि ए अब दीवार की तरफ चलने लगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर 3:30 के बाद देखा गया कि ए जो है ना वो दीवार की तरफ चलने लगा। अब दीवार की तरफ जब जाएगा तो आप खुद सोचें कि मानते हैं कि 1 मीटर दूरी तय किया, तो अब ए और दीवार के बीच कितनी दूरी बची, 9 मीटर। तो आप खुद बोलें कि अगर समय के साथ देखा ये गया कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ा कौन, ए, और 1 मीटर दूरी तय किया, अभी दूरी तय कर रहा है, वो गतिशील है, तो ए, ये देखा गया कि ए दीवार के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है। दीवार के हिसाब से अगर देखा जाए, ए अपनी स्थिति को समय के साथ बदल रहा है। मतलब अब ए किधर है बताइए, ए दीवार के हिसाब से पश्चिम की तरफ 9 मीटर दूरी पर है। मतलब अभी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन दूरी में तो परिवर्तन हुआ है ना। जो उसकी स्थिति है वो 2 बातों पर निर्भर करती है, उसकी दोनों के बीच की दूरी और दिशा, किधर और कितनी दूरी पर, किधर और कितनी दूरी पर। तो इसका मतलब ए दीवार के हिसाब से अपनी स्थिति को समय के साथ बदल रहा है। दैट, तो हम यह कैसे कहेंगे कि ए दीवार के हिसाब से गति में, ए दीवार के हिसाब से गति में। अब दीवार को देखा जाए, दीवार भी तो ए से 10 मीटर दूरी पर था ना। अब दीवार भी ए से कितनी दूरी पर है, 9 मीटर दूरी पर है। पहले कितनी मीटर दूरी पर था, 10 मीटर दूरी पर। दिशा में बदलाव नहीं है, दीवार पूरब की तरफ था ए के हिसाब से, अब भी दीवार ए के हिसाब से पूरब की ही तरफ है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी में बदलाव आया। तो दीवार और ए के बीच की भी दूरी में, जब ए और दीवार के बीच में दूरी में बदलाव आया तो दीवार और ए के बीच की दूरी में भी तो बदलाव आया ना। इसका मतलब कहेंगे दीवार भी गति में है। ए तो गति में है ही दीवार के हिसाब से 3:30 PM के बाद, और दीवार भी ए के हिसाब से किस में है, गति में। इसका मतलब जब विराम अवस्था में होता है तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होता है, और जब गति अवस्था में होता है तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति अवस्था में होता है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करें। एक दीवार यहाँ पे और है, दीवार 2 और ये दीवार 1। अब ये दीवार एकदम, मतलब दीवार रुकी हुई है, मतलब दीवार चल नहीं रहा है, वो चलना। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि मतलब आप जो सोचते हैं कि ये चेयर कुर्सी है तो रुकी हुई है, ये फ़ोन है तो रुका हुआ है, ये रुका, उस रुके हुए की बात कर रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर हम पूरे 2:30 से लेकर अगर हम मान लेते 4:30 की बात करें, ये चलने वाली बात हो गई, ये ज़्यादा हो गया वैसे। 3:30 PM से लेकर 1 मिनट की बात करें 3:31 PM, तो यहाँ से 3:30 से 3:31 PM तक 1 मिनट तक ये चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है, ठीक है। लेकिन दीवार 1 और दीवार 2 के बीच अगर देखा जाए, इस दोनों के बीच 5 मीटर की दूरी है, और ये 5 मीटर की दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। घर में जो 2 दीवार आप देखेंगे, दोनों आमने सामने, ये उसके सामने वो इसके सामने, दोनों के बीच की दूरी में भी बदलाव नहीं आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के किधर है, जो दिशा है उसमें भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो दोनों दीवार जो आप घर में देखते होंगे, दोनों दीवार आपस में क्या है, स्थिर अवस्था में। लेकिन ये दीवार स्थिर अवस्था में है
जब ये ए चल रहा होगा तो दीवार गति अवस्था में होगा ए के हिसाब से, लेकिन दीवार 2 के हिसाब से ये दीवार 1 जो होगा वो विराम अवस्था में होगा। तो दीवार 1 विराम अवस्था में भी है और दीवार 2 गति अवस्था में भी है। ये निर्भर करता है दूसरे पर, ए के हिसाब से हो सकता है कुछ और हो, बी के हिसाब से, दीवार 2 के हिसाब से कुछ और हो। अब इसको आप और भी प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप गाड़ी में हैं, यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, जैसे हमारे नज़दीक सिलीगुड़ी है, किशनगंज में मैं वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी नज़दीक है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मेरा दोस्त है जो इंतज़ार कर रहा है, कहाँ पे, सिलीगुड़ी में कहीं पे इंतज़ार कर रहा है, और हम 2 दोस्त यहाँ से किशनगंज से बस में रवाना हुए। तो बस में जो दोनों हम लोग बैठे हुए हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है, मैं बाईं तरफ बैठा हूँ, वो दाईं तरफ बैठा है, वो मेरे हिसाब से, मैं उसके हिसाब से मैं बाईं तरफ हूँ और वो मेरे हिसाब से दाईं तरफ है। तो दोनों के बीच की जो कौन किधर है इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और दोनों के बीच की दूरी में भी बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब दोनों हम लोग सीट में आराम से बैठे हुए हैं। तो दोनों जा रहे हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं एक दूसरे के सापेक्ष, लेकिन जो इंतज़ार कर रहा है, हम दोनों जो जा रहे हैं, तो मेरे दोनों और वो जो इंतज़ार कर रहा है, इनके बीच, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ जो बैठा हुआ हूँ, 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त हम लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कहाँ पे, गाड़ी के सीट में। तो दोनों के बीच की दूरी और दिशा में एक दूसरे के सापेक्ष उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन जो खड़ा है वहाँ पे, मैं तो स्थिर अवस्था में हूँ ना, मेरे दोस्त के सापेक्ष जो सीट में बैठा हुआ है, लेकिन जो इंतज़ार कर रहा है, गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी और वो जो इंतज़ार कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी में बदलाव आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी में कमी आ रही है समय के साथ। मतलब उसकी जो स्थिति है या जो मेरी स्थिति है, जो इंतज़ार कर रहा है, उसके सापेक्ष बदलाव आ रहा है समय के साथ। तो स्थिति में अगर बदलाव आएगा समय के साथ, तो वो किस में होगा, गतिशील अवस्था में। मतलब ये जब गाड़ी चल रही होती है, तो जो सिलीगुड़ी में इंतज़ार कर रहा है, उसके सापेक्ष मैं जो सीट में बैठा हुआ हूँ वो गति अवस्था में हूँ, और लेकिन जो मेरे साथ बैठा हुआ है उसके सापेक्ष मैं विराम अवस्था में हूँ। तो मैं विराम अवस्था में हूँ या गति अवस्था में हूँ, वो निर्भर करता है दूसरे पे। और जब कोई चीज़ या कोई शब्द को समझाने के लिए वो दूसरे पर निर्भर करे, तो उसको हम सापेक्ष शब्द कहते हैं। तो गति और विराम कैसे शब्द हैं, सापेक्ष शब्द हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही डिटेल समझाने की मैंने कोशिश करा। ये सारी बातों को अगर हम समझाने की कोशिश करें, इसको अगर हम परिभाषित करें, तो कुछ यूं होगा, यदि एक कण, मैंने बोला कण मतलब इसका जो आकार है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। यदि एक कण दूसरे कण के सापेक्ष समय के साथ, समय का बदलना ज़रूरी है, समय नहीं बदलने से कुछ भी नहीं होगा, समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है, यदि एक कण दूसरे कण के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति पता नहीं, इसको देख लीजिएगा ठीक से, इसमें परिवर्तन करता है। अगर स्पेलिंग में गलती हो तो माफ़ करें, हो सकता है इसमें गलती हो, परिवर्तन करता है। तो दोनों कण एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन करता है, तो दोनों कण एक दूसरे के सापेक्ष गति अवस्था में होगा या गतिशील होगा। परिवर्तन में कौन सा न होगा, ये होगा कि नहीं देख लीजिएगा, है ना। यदि एक कण दूसरे कण के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो दोनों
दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होगा। ठीक है, आपकी किताबें बहुत सारी बातें लिखी हुई होंगी, समय छोड़ा होगा, जो भी हो, ये एक बहुत ही सही परिभाषा है, इसको आप उतारें फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप उतार लिए होंगे। तो ये है रेस्ट और मोशन, विराम और गति की परिभाषा। इससे क्या पता चला कि जब एक कण किस में होगा, गति में होगा या नहीं होगा, वो दूसरा कण बताएगा। तो एक कण दूसरे कण के हिसाब से वो रेफरेंस हो गया, उसको बोलते हैं निर्देश बिंदु हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मिटा सकता हूं। एक कण दूसरे के लिए क्या हो गया, निर्देश हो गया, रेफरेंस हो गया। एक कण दूसरे कण के लिए निर्देश बिंदु है। निर्देश बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे आप बात करें, हम लोग अक्सर क्या करेंगे, इसको अक्षों में लेंगे। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ये दोनों के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री। ये जो जहाँ मुलाकात करता है उसको हम ऑरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, इसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं। अक्सर हम लोग जब मैथमेटिकली, गणितीय रूप से जानने की कोशिश करेंगे कौन कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये 1 2 1 2 3, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और ये 1 मीटर 2 मीटर, यहाँ पे कोई एक वस्तु है, एक कण है, तो वो x में कितना गया, 2 मीटर गया, और y में कितना गया, 3 मीटर। वो इस तरह से हम देखेंगे, ये इसकी अपनी स्थिति है, ये आपकी उसकी अपनी क्या है, स्थिति है। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो A में है, इस पॉइंट A में है, तो अभी उसकी स्थिति कितनी है कि x की तरफ कितना मीटर गया, 2 मीटर, और y की तरफ 3 मीटर। इस मूल बिंदु को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी मूल बिंदु बना सकते हैं, अपनी मर्जी है हमारी। ठीक है, तो निर्देश बिंदु हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो बात ये समझ आई, कौन कहाँ पे होगा, दाईं तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, वो दूसरे पर निर्भर करता है ना। ये ऑरिजिन अगर हम इस पार कर दें, यहाँ कर दें, तो ये ऑरिजिन से किधर होगा, बाईं तरफ। अभी ऑरिजिन से मूल बिंदु से किधर है, दाईं तरफ है। तो ये किसी की स्थिति समझने के लिए हमको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लिए क्या है, निर्देश बिंदु है। और निर्देश बिंदु हम अक्सर क्या लेते हैं, मूल बिंदु। बात समझ आ रही है। एक बात समझ आ गई कि कौन गति में होगा और कौन विराम में होगा, वो दूसरे पर निर्भर करता है। जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको हम मूल बिंदु, मतलब उसको हम कहते हैं निर्देश बिंदु। वही निर्देश करेगा कि आप किधर हैं, किधर जा रहे हैं, गति में है या विराम में। तो क्या पता चला, गति हो या विराम, गति और विराम ये कैसे शब्द हैं, विराम सापेक्ष शब्द है या सापेक्ष पद है। इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, अब जब चीज़ें गति में आ गई, तो गति में आएगी तो वो क्या करेगा, दूरी तय करेगा। क्या करेगा, दूरी तय करेगा। जो दूरी है, विस्थापन है, इसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जो नेक्स्ट हमको समझने की चीज़ है उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। इतना उतार लें, क्या समझेंगे बताइए, भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या है भौतिक राशि? आप देखें, अगर आप बोलें कि जैसे होता है ना कि एक बिल्डिंग है ना, एक बहुत बड़ा घर है, वो घर बहुत लंबा है, तो उसकी लंबाई को तो आप मेज़र कर पाएंगे ना, माप पाएंगे कितना मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, उसको आप माप पाएंगे। लेकिन कोई कह रहा है दोस्त देखो इसको, ये जो घर है बहुत सुंदर है, क्या उसकी सुंदरता को आप माप पाएंगे? तो चूंकि आप सुंदरता को माप नहीं पाएंगे, तो जिसको आप माप नहीं पाएंगे उसको हम कहते हैं कि वो भौतिक राशि नहीं है। और जिसको हम माप पाएंगे उसको कहेंगे कि वो क्या है, भौतिक राशि। तो आप समझ पा रहे होंगे किसको कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसको हम माप सकें। तो जिस
राशि को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे किस किस को मापा जा सकता है। जैसे दूरी को हम माप सकते हैं, ऊंचाई माप सकते हैं, चाल माप सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर में जो गाड़ी में होता है, बल माप सकते हैं इत्यादि। बहुत कुछ है जिसको माप सकते हैं। अब जो ये भौतिक राशि है ना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी बात होगी, भौतिक राशि को दो भागों में हम बांटेंगे। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा रेस्ट और मोशन आप समझ रहे होंगे कि वो जो सापेक्ष शब्द है उसको समझने के लिए कितनी ज़रूरत, मतलब कितना ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ी। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी है जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो आप लिखें कि भौतिक राशि की दो किस्में हैं, दो प्रकार है भौतिक राशि। दो बातें होंगी, क्या क्या? एक होगा अदिश राशि और एक होगा सदिश राशि। स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, अदिश दिशा के बिना। ये जो शब्द है ये सही शब्द नहीं है। ये क्यों, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अदिश का मतलब होता है क्या? अदिश का मतलब होता है स्केलर, इंग्लिश में सॉरी, इसको स्केलर कहते हैं, सदिश को वेक्टर कहते हैं, VECTOR ठीक है। तो भौतिक राशि की दो किस्में। भौतिक राशि का मतलब जिसको माप सकें। मापेंगे तो क्या होगा, उसको जैसे मापने के लिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मापेंगे। यहाँ से आप घर जा रहे हैं, जैसे मेरा जो जहाँ पे बर्थ प्लेस है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमको पहले तो 1 किलोमीटर को परिभाषित करना पड़ेगा ना, कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। फिर वहाँ से उतना फिर जाएंगे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर हमने क्या किया, मान लिया कि इतना किलोमीटर है, उसका 30 गुना क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम बोलें कि 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इसका डबल क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। बस 1 मीटर इतना होता है लगभग, ठीक है। या ये 1 फुट है तो ये भी 1 फुट है, अगर उतना ही अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, रुक जाए थोड़ा। तो मैं कह रहा था कि भौतिक राशि है, तो जैसे मैंने बोला कि एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 2 फीट। इसको हम नंबर कहते हैं, मतलब संख्या, सांख्यात्मक मान है ये, सांख्यात्मक मान। और जो फीट है ना, फीट, फुट है ना, फुट का प्लूरल फीट होता है, FT लिखा हुआ है ये, इसको हम मात्रक कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं इसको। तो किसी का परिमाण जानने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सांख्यात्मक मान और यूनिट, इसको हम नंबर कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। मेरी राइटिंग शायद ख़राब लगे आपको। नंबर से N हुआ और U, ये जो दोनों मिलके हैं ना, इसको हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं इसको, परिमाण। परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या बोला कि भौतिक राशि उसको कहेंगे जिसको माप सकते हैं, और जिसको भी मापेंगे उसका तो परिमाण होगा ही ना, उसका एक मात्रक होगा, उसको मापेंगे तो एक नंबर आएगा। 5 किलोग्राम मतलब मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इतना 1 किलोग्राम हुआ तो उसका 2 गुना 2 किलोग्राम, उसका 3 गुना 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम मात्रक हो गया। मैं बोला कि किसी वस्तु का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, तो किलोग्राम 1 किलोग्राम का 10 गुना 10 किलोग्राम, तो ये उसका क्या हो गया, परिमाण। तो परिमाण होगा ही, चाहे वो सदिश राशि हो या अदिश राशि हो, उसका परिमाण होना ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें स्केलर की, तो इसमें परिमाण तो होगा ही, परिमाण तो होगा ही। सदिश हो तो इसमें भी क्या होगा, परिमाण। अभी तक तो बात ही नहीं आ रही है कि नहीं होगी, क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक राशि है, चाहे वो सदिश हो या अदिश हो, है तो भौतिक राशि। और भौतिक राशि है तो क्या होगा, मापेंगे, मापेंगे तो कुछ मान होगा, मान होगा मतलब परिमाण होगा, परिमाण होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, परिमाण होगा ही। अब बात आती है कि दिशा, दिशा होगी या नहीं। अब अगर हम सदिश राशि की बात करें तो जैसे हम बोलो कि मैं 10 न्यूटन बल लगाता हूँ, 10 न्यूटन बल लगाते हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन जो हम बल लगा रहे हैं, ये बल एक दिशा में होती है। जैसे पृथ्वी किसी चीज़ को नीचे की तरफ आकर्षित करती है, तो नीचे की तरफ एक दिशा है। तो जो क्या होगी, सदिश राशि होगी, उसमें दिशा का होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है, दिशा होना ज़रूरी है।
लेकिन अदिश में दिशा किसी स्पेशल केस में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर नहीं होगा, ज़्यादातर नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं वाला दिया और हाँ वाला एक दिया। तो आप समझें कि दिशा अदिश राशि में दिशा हो सकता है। वो कब? वो स्पेशल केस में होता है। किसमें? यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। ये एक स्पेशल है, ये एक अदिश राशि है, याद रखें ये अदिश है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर सॉरी, इसका मात्रक है एम्पियर, AMPERE, कैपिटल A इसका चिन्ह है। ठीक है, तो सदिश में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, लेकिन अदिश में परिमाण ज़रूरी है बट दिशा हो भी सकता है। दिशा होना ज़रूरी नहीं है बट दिशा हो भी सकता है, जैसे विद्युत धारा। अब इसमें अगर समझें तो इसके लिए हमको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ। जैसे हम बोलें कि आप गए, ये आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, आप पूरब की तरफ गए, कितना? 4 मीटर। फिर आपको मन किया 90 डिग्री आपने टर्न मारा, मुड़ गया और आपने 3 मीटर इधर गया। तो आप बताएं, तो 4 मीटर और 3 मीटर आपने कितनी दूरी तय किया? आपने दूरी तय किया 4 मीटर और 3 मीटर, कितना मीटर? 7 मीटर। ये जो 4 मीटर प्लस 3 मीटर हमेशा कितना हुआ? 7 मीटर। इसको बोलते हैं हम लोग बीज गणितीय जोड़। क्या बोलते हैं इसको? बीज गणितीय जोड़। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आपको बोला जाए A से आप B चले, B से C चले, A से C आप डायरेक्ट क्या चले, इसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कितना होगा? आपको भी पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पिथागोरस प्रमेय, ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 का रूट कितना आएगा? 5 मीटर। लेकिन 4 और 3 मिल के 5 हो गया। ये जो है ना 4 और 3 मिल के 5 होना, दो अलग अलग मान को जोड़ने के बाद 4 और 3 मिल के 7 नहीं हो के 5 होना, इसको बोलते हैं हम अदिश जोड़। ये 90 डिग्री ना हो के अगर ऐसा होता तो कुछ और मान होता, ये अगर 90 डिग्री से कम होता तो कुछ और मान होता। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 4 मीटर चले और 3 मीटर चले, 4 मीटर और 3 मीटर के बीच कोई कोण हो और उसको जोड़ने के बाद वो अगर उसके कोण पर निर्भर करता है जोड़, उस जोड़ को हम लोग सदिश जोड़ कहते हैं। सीखेंगे बाद में, मतलब। लेकिन अब जब विद्युत धारा की बात करते हैं कि अगर 4 एम्पियर धारा इधर से आई देख लीजिएगा, और 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर से कितना जाएगा? 7 एम्पियर। मतलब 4 और 3 मिलके 5 नहीं होता है, वो 7 ही होता है, क्योंकि 1 सेकंड में 4 कूलम आ रहा है, या 1 सेकंड में 3 कूलम आ रहा है, तो इधर से कितना जाना पड़ेगा? 1 सेकंड में 7 कूलम। तो विद्युत धारा में एक दिशा तो है, और दिशा का प्रभाव जो होता है ना, जो चुंबकीय प्रभाव है, वो उसकी दिशा पर निर्भर करता है। दिशा महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा की वजह से, दिशा के बदल ये 90 डिग्री की वजह से उसके जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उस जोड़ को हम कहते हैं बीज गणितीय जोड़। और जो भौतिक राशि बीज गणितीय जोड़ को मानेगा उसको हम स्केलर कहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, 4 और 3 मिलके हमेशा अगर 7 हो तो उसको हम बीज गणितीय जोड़ कहेंगे, और 4 और 3 मिलके अगर 5 हो जाए, वो अगर उसके कोण पर निर्भर करे, तो उसको हम बोलते हैं सदिश जोड़। कौन सा जोड़? सदिश जोड़। तो आप समझ रहे होंगे शायद। तो एक बीज गणितीय जोड़ है और एक सदिश जोड़ है। और विद्युत धारा में दिशा है, लेकिन तब भी वो अदिश राशि है, इसका ख्याल रखें। आपको बात ये सब और भी बाद में समझ आएगी। तो इसमें दिशा, और ये किसको मानता है बताइए? बीज गणितीय जोड़ को। बीज गणितीय जोड़, ठीक है। और सदिश किसको? इसको बोलते हैं हम लोग सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम। बाद में समझेंगे इसको त्रिभुज नियम क्यों कहते हैं, ये 11वीं क्लास की बात है, ये ज़रूरी है। तो जब आपको परिभाषित करना पड़े कि सदिश राशि क्या है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण, दिशा हो और वह सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम को माने। और स्केलर अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो और वो बीज गणितीय जोड़ को माने, और जिसमें दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट सदिश में दिशा का होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। सदिश हो या अदिश हो, दोनों में परिमाण का होना एकदम ज़रूरी है। लेकिन अदिश
बीजगणितीय जोड़ को मानेगा, सदिश सदिश जोड़ के त्रिभुज नियम को मानेगा। लेकिन अदिश में ज़्यादातर जो राशियां हैं, समय है, दूरी है, चाल है, ये सब अदिश राशि है। जैसे समय, अब समय है तो समय में तो कोई भी इसमें दिशा नहीं है, तो ऐसे ही अदिश राशि है। लेकिन दिशा होने के बाद भी वो क्या हो सकता है, अदिश हो सकता है। जैसे विद्युत धारा है, समय है, दूरी है, चाल आदि, इसमें क्या होगा, बल, वेग आदि। ठीक है, समझेंगे। और विद्युत धारा को आप स्पेशली याद रखें कि विद्युत धारा में दिशा है और दिशा होने के बावजूद वो क्या है, अदिश राशि है। ऐसी राशि को इंग्लिश में टेंसर कहते हैं, हिंदी में इसका नाम मुझे पता नहीं है, बट आपको इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आगे और वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और चूंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं बनाता हूँ, लेकिन आपको अगर फ़ायदा होगा तो मैं इसको जल्द से जल्द आगे के वीडियोज़ को भी बनाने की कोशिश करूँगा, बनाने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।